860 पॉइंट की गिरावट अभी भी है, परसेंटेज में करीब 4.25% है। वैसे देखा जाए तो हमने ज़्यादातर समय आज अपना 21,800 से लेकर 22,000 की रेंज में निकाला है। ये अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट है कि एक सपोर्ट हो सकता है। क्या कंफर्मेशन है इस बात का कि ये सपोर्ट ही है? इसका नहीं कंफर्मेशन, क्योंकि आज पहली बार हुआ है, अभी हो रहा है, आज फर्स्ट डे है, इसलिए कम से कम 1 से 2 दिन अगर बाजार 21,800 के ऊपर और 22,000 के ऊपर बना रहता है तो शायद ये जो टैरिफ का फियर है ये धीरे धीरे कम होगा और इंडिया विक्स इसका सेकंड पॉइंट है गॉज करने के लिए, चेक करने के लिए ये भी थोड़ा डिप होना चाहिए। जब तक विक्स डाउन नहीं होगा, 22,000 का कंफर्मेशन पैटर्न पे एक दिन नहीं निकालेंगे, तब तक किसी भी एनालिस्ट से आप पूछेंगे, कोई भी आपको कंफर्टेबली आराम से ये नहीं बता पाएगा कि ये बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीलेश जैन आज के हमारे एक और मेहमान है। श्रीकांत चौहान तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सचिन गुप्ता से हमने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं। नीलेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मार्केट में और गिरावट नहीं आएगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बाजार में एक बड़ा फेज जो है ना गिरावट का टैरिफ के नाम पे, वो सिंगल डे में काफ़ी हद तक एब्जॉर्व हो रहा है। मैं इसको परसेंटेज में करीब 60 से 65% मानता हूँ। ये मेरी कैलकुलेशन है, मेरे चैनल की नहीं है, ये मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, ये मेरी अपनी निजी कैलकुलेशंस है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100 पॉइंट गिरना है तो 65 पॉइंट आज ही गिर चुका है बाजार, और इसने डिस्काउंट काफ़ी अच्छे से कर दिया इस पूरी खबर को। मेरे को ये बताइए, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ सर। क्या मैं 22,000 की कॉल ले लूँ? और मैं लूँगा सर 17 तारीख वाली, 9 तारीख तो परसों ही है, वो नहीं लूँगा, 17 तारीख वाली लूँगा। आप चेक कर लो सर, उसका रेट आ रहा है 427 रुपये का। नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का व्यू जिस प्रकार आपने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो कार्नेज है वो हो चुका है टैरिफ को लेकर, एज फार एज टैरिफ इज कंसर्न, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखता हूं। उसका रीजन टेक्निकल ग्राउंड पर यह है कि 21,740 का जो आज का लो बना है वो 2024 में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे 21,700 को ब्रेक होने के, बट वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम 21,700 ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम किया है। अब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड लॉन्ग साइड में फेवरेबल है एक कॉन्ट्राबेट लेने के लिए। इस गिरावट के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है पुल बैक के बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिले, बट एट प्रेजेंट ये पुल बैक है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट यहां पर मैं कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि विक्स जो है, अगर आप वहां पे नजर डालें, वो शॉर्ट अप हो चुका है 63-64%, और ऐसे माहौल में जब वहां पर विक्स काफी स्पर्ट दिखा रहा है तो प्रीमियम भी शूट अप कर चुके हैं। बेहतर होगा कि ऑप्शंस के जरिए ना प्ले करते हुए इंडेक्स पर प्ले करके चल सकते हैं विद स्टिक स्टॉप लॉस। 21,700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, या फिर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हैं। अगर इंडेक्स में ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें तो बेहतर अप्रोच होगी, क्योंकि इंडेक्स में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आरबीआई पॉलिसी है वेडनेसडे को, तो उसके पहले हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले। तो बेहतर अप्रोच ये होनी चाहिए कि स्टॉक्स पर फोकस करें, और अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है तो एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए आप लेके चल सकते हैं, यहाँ पे 22,000 का एक लॉट लॉन्ग करें, साइमल्टेनियसली 22,200 का एक ऑप्शन शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। मैं ऑप्शंस में जाता ही नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ पता किया क्योंकि आप ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हो, लेकिन आपने ऑप्शंस ना बदल के आपने सीधा फ्यूचर्स की बात की कि भाई एक काम करो, आप 22,000 यानी 21,700 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप भले एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करो। ये मैं भी समझता हूँ कि अभी पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पैसा लगाने के। जो है उसी को बचा लेंगे ना, वैसे भी पैसे आ जाएंगे आपके पास, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, उनसे पास जाऊँ मैं, उससे पहले नीलेश भाई आपके शेयर्स कौन से हैं वो भी बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में एकाएक शार्प डिक्लाइन हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के इस गिरावट वाले मार्केट में जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओएमसी स्टॉक्स। तो ओएमसी स्टॉक्स पर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार इसी प्रकार वॉलेटाइल रहते हैं या फिर थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखाते हैं तो ओएमसी स्टॉक्स यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एचपीसीएल हमने पिक किया है, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका, एक सीमित दायरे में पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था।
350 के आसपास का आज के दिन में काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, तो यहां पर एचपीसीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 381 के टारगेट के लिए 354 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक है वो है डिलीवरी। देखिए आज थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन हमने काफी अच्छा अट्रैक्शन डिलीवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है। हालांकि 4% का उछाल ऑलरेडी दिखा चुका है, बट एक कंडीशनल बाय होगा 267 और 265 इस रेंज में। अगर ये काउंटर फी से आता है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 257 257 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपरी स्तर पर 280 और 280 से 284 तक की अपसाइड यहां देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिलीवरी के लक्षण पहले दिखने लग गए थे, भले आज गिरावट क्यों ना हो मार्केट की, लेकिन डिलीवरी ने आज चार्ट ही अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि इसने पूरे बाजार की इस गिरावट को नेगेट किया। जिस समय मार्केट्स चल रहे थे ये शेयर अपना लो टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब मार्केट्स लो टेस्ट कर रहे शेयर रिकवरी पाथ पे है। आज इकलौता शेयर ऐसा था ये डिलीवरी जहां पर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, सबसे पहले इकलौता शेयर था। बाद में ये भी लॉन्ग में कन्वर्ट हुआ, 280 284 तक के टारगेट है। सर ने जो आपको दूसरा शेयर दिया एचपीसीएल दिया है। देखिए क्रूड के अंदर अगर गिरावट आएगी, मेरे को ये तो नहीं पता बाजार चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन क्रूड वाली कंपनीज के लिए एक बेनिफिशियरी कॉल तो है ही है। इसलिए एचपीसीएल आज सुबह से, इसका भी इंट्राडे चार्ट दिखाओ, आज सुबह ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने आप को काफ़ी हद तक इसको डाइजेस्ट करना शुरू किया और एचपीसीएल भी डेज हाई पे यानी कि करीब 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल का चार्ट दिखाओ, इंडेक्स का नहीं, है ना। तो आप देखोगे डेज हाई के आसपास ये भी बंद कर रहा है। तो दोनों शेयरों की खूबसूरती है और दोनों शेयरों के पीछे की रीजनिंग है वो हमने आपके सामने बताई है। डिलीवरी काफ़ी पिटा हुआ शेयर है, अगर आप चेक करना चाहो तो उसका 52 वीक लो चेक करोगे, बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ शेयर है ये। एनी हाउ श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ है। श्रीकांत भाई क्या पूछें आपसे, बोलिए। रुको मैं फिर आपके लिए शेयर ढूंढता हूँ, आपके बराबर का, आपके टक्कर का शेयर। आपके लिए तो वो शेयर भी छांट के लाने पड़ते हैं ना, ऐसे तो सीधा सीधा शेयर तो आपसे पूछना गुनाह है वैसे भी। रुको मैं आपके लिए आपके लेवल का एक शेयर ढूंढ के लाता हूँ। रुको 1 मिनट सर, मेरे को एक टाइम दो, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। गोदे सीपी इन ब्रिटेन सर, एक जरा एक चीज चेक करना, जीएमआर एयरपोर्ट मैं पूरी सीरीज के लिए रखना चाहता हूँ। जीएमआर एयरपोर्ट पूरी सीरीज के लिए रखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी मैं देख रहा था इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और जो इसमें सेल ऑफ आना चाहिए था उस कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है इस सीरीज के लिए बिल्कुल इसे होल्ड करके रख सकते हैं, और इस एक्सपायरी के बेसिस पे इसके अगर टारगेट्स निकालते हैं हम हायर लेवल्स के, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले एक्सपायरी में जब ये क्लोज हुआ था, पिछले एक्सपायरी का जो क्लोजिंग था इसका, इट वॉज अराउंड 75 लेवल्स, वहां से अभी 82 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, और वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी हम चेक कर रहे थे, वो भी बढ़े हुए हैं। दैट मीन्स कि ये स्टॉक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है कि बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस इज डूइंग मच बेटर। हमें लगता है कि बिल्कुल इस सीरीज के लिए इसे रखें। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस एट 79, 80 रुपए के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बिकॉज वहां पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छी खासी वहां पे पुट राइटिंग भी हो सकती है, और अगर तेजी मिलती है तो फिर ये स्टॉक वापस यहां से कम 88 से लेकर 90 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक्सपायरी के बेसिस पे बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। और वैसे इस बार एक्सपायरी भी है, भी तो थोड़ा समय भी है उसमें, 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, छुट्टी वुट्टी ला दोगे तब भी 10 सेशन है, अभी भी आप ट्रेड कर सकते हो जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर 89 से लेकर 90, और उसके प्लस के भी टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, एक्सपोर्ट से कुछ और ट्रेड जानेंगे। सचिन गुप्ता, नीलेश जैन और श्रीकांत चौहान, तीनों मेहमान हमारे साथ बनेंगे। नए हफ्ते की शुरुआत बेहद कमजोर 4 जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त निफ्टी में देखने को मिली। 21,990 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ निफ्टी करीब 900 अंकों की इस वक्त बिकवाली दिखाते हुए
नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। अब जिस तरह की सिचुएशन है, पैनिक एक तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स में है। लगातार हम बाजार के जाने माने दिग्गजों से बातचीत करते हैं, डीलर्स क्या कह रहे हैं, मार्केट में किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े हुए जो पॉकेट्स हैं उस पर नजर होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस वक्त? आप अपने क्लाइंट्स को किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं और कौन से स्पेसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें हम, जिस पर आप फोकस करके चल रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस प्रकार के माहौल में जहां पर चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, वहां पर फोकस करना चाहिए जहां पर थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली फोकस डिफेंसिव की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर निफ्टी एफएमसीजी कंपेरेटिवली वहां पे हमें कम गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से हमने बजट में भी देखा था, जो फोकस है वो टोटली कंजम्पशन की ओर ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हो चुकी है, तो इस सारे ही स्टॉक्स आपको करेक्टेड लेवल पर मिल रहे हैं, तो फोकस करना चाहिए आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर, डाबर, इन चुनिंदा स्टॉक्स पर, जहां पर यहां से गिरावट अगर आती भी है तो कंपेरेटिवली हम थोड़े से बेटर ऑफ होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उन स्पेस पर नजर रखनी चाहिए जो आरबीआई की पॉलिसी से इंपैक्टेड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेट कट एक्सपेक्टेड है, उसके चलते फाइनेंशियल एज अ होल वहां पर फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि अगर बाजार स्टेबल होता है या साइडवेज हो जाता है तो हमें थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्पेस में लौटता हुआ नजर आएगा। एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है वहां पर। तो एनबीएफसी स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक्स पर भी नजर रख के चलने की सलाह होगी। इसके अलावा रियल्टी स्पेस में हमें काफी बड़ा करेक्शन और बड़ी डीप देखने को मिल रही है, तो यहां पर भी एक बड़े उछाल की संभावनाएं ज्यादा बनती हुई नजर आ सकती है। तो एनबीएफसी स्पेस पर फोकस करें, कंजम्पशन स्पेस एज अ पोर्टफोलियो थीम आपके पास होनी चाहिए, और उसके अलावा बैंकिंग स्पेस भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। अपडेट नीलेश, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रही थी कि सबसे ज्यादा गिरावट जहां मेटल में है, सबसे कम कमजोरी जो है वो एफएमसीजी में। चुनिंदा स्टॉक्स एफएमसीजी के इस वक्त आप देख पाएंगे जो कि इतने बेहद कमजोर बाजार में भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले ही कोई भी नजरिया बनाना है, और इस नजरिया, इस स्ट्रैटेजी का गठन करने में एफएमसीजी और साथ ही बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर फोकस होना चाहिए। एक और स्टॉक है जो कि आज सुबह से ही फोकस रेडार पर है और कमजोरी की वजह से, टैरिफ वॉर गहराने से टाटा मोटर्स 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। बाजार खुलने से ठीक पहले प्री ओपन टिक्स में भी नजर आ रहा था, तब तो करीब 9-10% की कमजोरी देखने को मिल रही थी, और बाजार खुलने के साथ भी स्टॉक में हमने वन साइड डाउन ट्रेंड ही देखा है। टैरिफ टेरर से क्यों टूट रहा है टाटा मोटर्स, क्या खबर है और किस खबर की वजह से इतनी कमजोरी गहराई है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। बताइए, टाटा मोटर्स में इतनी गिरावट की वजह क्या है? टाटा मोटर्स में भारी गिरावट जो आप देख पा रहे हैं वो इसलिए आई है क्योंकि कंपनी ने निर्णय लिया है कि टैरिफ लगने के बाद अब वो यूएस मार्केट्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जेएलआर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको नहीं भेजेगी, क्योंकि टैरिफ का काफी इनको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। हम आपको ये भी बता रहे थे कि जेएलआर की पूरी सेल्स में से 30% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूएस मार्केट से आता है। तो यूएस मार्केट एक अहम मार्केट जरूर था, बट इस टैरिफ लगने के चलते, क्योंकि टाटा मोटर्स अपना पूरा जो प्रोडक्शन है वो यूरोपियन मार्केट्स में करती थी और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करती थी, तो इसी के चलते उनको इंपैक्ट तो काफी ज्यादा दिखेगा। पर कंपनी का ये निर्णय इस समय पे आना, देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर लेकर आ रहा है। जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट निकाली है और उनका ये कहना है कि देखिए, अगर जिस तरीके के केपेक्स कंपनी ने पहले ही अनाउंस किए हैं और ये टैरिफ का भी इनको इंपैक्ट हो जाएगा, तो कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है और जो उनके फाइनेंशियल्स हैं उन पे एक बड़ा हिट जरूर साबित होगा। फ्री कैश फ्लो एक वो ऐसा आंकड़ा है जिसमें टाटा मोटर्स की एक री रेटिंग होती हुई हमने जरूर देखी थी, क्योंकि जेएलआर के फ्री कैश फ्लो में काफी सुधार आया था और उसके बाद ही जो है हमने देखा था कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी भी थी। पर अब उसका जो आउटलुक नेगेटिव बताया जा रहा है, उसके चलते जो है मॉर्गन स्टैनली थोड़ा सा सतर्क जरूर हो रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि अगर ये सारी चीजें हिट होती हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 416 यानी बेयर केस सिनेरियो जो वो उम्मीद कर रहे हैं उतना भी गिरता हुआ दिख सके।
इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने आज जो है अपना Q4 अपडेट भी जारी किया है। देखिए Q4 में तो ये जानना ही था या ये उम्मीद ही लगाई जा रही थी कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस पूरे साल में भी कंपनी ने गाइडेंस यही दी थी कि उनका जो नेट डेट है वो जीरो हो जाएगा, साथ ही फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और चौथी तिमाही में यूएस की जो सेल्स थी वो नॉर्मल ही थी। तो इस बार अगर हम देखें तो Q4 में कंपनी की होल सेल्स ग्रोथ लगभग 1% साल दर साल बढ़ती हुई आई है। रिटेल सेल्स जहां पे नॉर्थ अमेरिका और यूएस में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर थी, 5% साल दर साल गिरी है, पर Q4 में कोई भी दिक्कतें ना आने की ही उम्मीद लगाई जा रही थी। अनिश्चितता जो है वो FY26 को लेकर है और उसी पे मॉर्गन स्टैनली अब थोड़ा सा सतर्क जरूर होते हुए आए हैं और आप देखिए स्टॉक में आज भारी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। सृष्टि, शुक्रिया ये सारी अपडेट हमें बताने के लिए। तो क्लियरली जैगुआर लैंड रोवर का अमेरिका को अप्रैल से शिपमेंट रोकने का जो फैसला है, इस फैसले ने इवेंचुअली कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट इन्वेस्टर सेंटिमेंट तो खराब किया ही है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। टाटा मोटर्स पर एक टेक आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आज वैसे बाजार खुलने से पहले ही इस तरह के सेंटिमेंट्स निकलेंगे टाटा मोटर्स में पर्टिकुलरली नजर तो आ ही रहा था और उसके ठीक बाद ड्यूरिंग दी सेशन भी इसी तरह वन साइड हमने गिरावट देखी है। हालांकि ब्रोकरेजेस की माने तो अब भी 853 के लेवल्स का अनुमान लगाकर चल जरूर रहे हैं, लेकिन स्लोडाउन की आशंकाएं हैं। ऑटो पैक में टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, वैसे टाटा मोटर्स में जो हैमरिंग हमें देखने मिल रही है वो काफी स्टीप थी। पहले भी ये स्टॉक काफी गिरा था, उसके बाद अभी ये स्पेसिफिक न्यूज फ्लो आया और टैरिफ का, जिसकी वजह से स्टॉक में और गिरावट आई है। और ये क्या कि यूरोप से एक्सपोर्ट करता है और अभी कुछ शिपमेंट को भी स्टॉप कर दिया है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो अनसर्टन है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये स्टॉक जो 1200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी 550 575 के करीब आ चुका है, तो फेयर वैल्यू के तो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। यानी कि मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट फेयर वैल्यू के भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। जो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू भी निकालते हैं हम लोग, तो भी मुझे लगता है कि अराउंड 600 के आसपास ये स्टॉक स्टेबलाइज होना चाहिए। यस, एक बात और है कि अगर यूएस से जो टैरिफ है वो अगर और बढ़ जाते हैं, कुछ और दिक्कतें आती है, तो ये स्टॉक गिरेगा, तो वो आशंका हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से अगर एकदम लंबी का अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि इससे बचे की ही राय टाटा मोटर्स और शेयर की चाल भी अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 54% की गिरावट दिख चुकी है। पिछले एक साल में 44% टूटा है स्टॉक और टैरिफ के ऐलान के ठीक बाद हमने अब तक इतने ट्रेडिंग सेशन में, चुनिंदा ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 22% गिरता हुआ इस स्टॉक को देख लिया है। ब्रोकरेजेस अभी अब लगातार भरोसा अपना कम कर रहे हैं। सीएलएसए ने शेयर को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की जो लिस्ट है अपनी, उससे बाहर कर दिया है और वर्स्ट केस सिनेरियो में 416 तक लुढ़कने की भी यहां पर शंका नजर आती है टाटा मोटर्स के लिए। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में निफ्टी की जो गिरावट है 8.5 अंकों की है। मतलब पिछले अगर हम एक घंटे की बात करें तो बाजार में कोई डिस्रप्शन सच एक घंटे में नहीं आया। बाजार उस लेवल पर टिकने की कोशिश कर रहे हैं। 22,000 के आसपास का निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है 1900 पॉइंट के आसपास की, 49,500 के आसपास निफ्टी बैंक है। बाजार के लिए अब जो नजर होगी यहां से कुछ और बड़े इवेंट्स हैं। टैरिफ वाली चिंताओं के बीच में 2 इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है और 9 अप्रैल को पॉलिसी बैठक का फैसला आ जाएगा। 10 अप्रैल को टीसी से नतीजे आएंगे तो वो भी फोकस में रहेंगे। अर्निंग सीजन की वहां से शुरुआत भी हो जाएगी Q4 की। तो ये 2 इवेंट्स हैं। श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में जो हम गिरावट देख रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, आईसीसी बैंक हो, मतलब किसी को अगर मान लीजिए बाइंग करनी हो, आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी है या फिर अनिश्चितता इतनी ज्यादा है बाजार में तो छोड़ दें? हालांकि इस बात की चर्चा हो रही है कि आरबीआई फिर से 0.25% का रेट कट कर सकता है और इकोनॉमिस्ट तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, जब आपके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं तो आधे % दे दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए अभिषेक जी, इनफैक्ट इस बार के अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देखेंगे और जो लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज हुई है अगर वो कंपेयर करेंगे तो हमें लगता है कि यस 25 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है
बट शायद 50 बेसिस पॉइंट का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स मैंने पढ़े कि जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद इस बार 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर इन सब फैक्टर्स को जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर उसे छोड़ के अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि जैसे सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है, जैसे बॉन्ड यील्ड जो इंडिया का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो कम हुआ है, नीचे आया हुआ है, जिसका बेनिफिट बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने से बैंकों को होता है। और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस अपडेट्स देखें तो कई सारे बैंकों के बिजनेस अपडेट्स इस बार के जो आए थे वो काफी अच्छे थे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बिल्कुल इन लेवल्स पे, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी 22,000 पे आ चुका है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क लेके हम कुछ स्टॉक्स को बिल्कुल खरीद सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है। मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे से खरीदे, इसका बीटा भी लो है, तो मार्केट के फॉल के साथ ये मार्केट के फॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि सामने इवेंट है। तो 1750 के करीब इसे खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अगर मार्केट में थोड़ी सी भी अगर रिकवरी आती है तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1850 तक जा सकता है। यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हम रखेंगे 1700 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। लेकिन अगर मध्यम अवधि की भी अगर कोई अगर एक स्ट्रेटेजी बनानी हो तो बिल्कुल कुछ एक बैंक स्टॉक्स को खरीद के चलना चाहिए। बैंकिंग में मौके बन सकते हैं। 1750 रुपए का HDFC बैंक हो गया है, 750 का SBI होगा। ICICI बैंक के शेयर में भी काफी करेक्शन हमने देखा है, तो शायद आपके लिए मौका बने। मतलब देखिए, जहां मौके बन सकते हैं उस पर नजर बना के रखिए। बाजार की स्थिति अगर संभलती यहां से तो आप उन स्टॉक्स पर जो रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं उस पर फॉलो करके आप पैसे बना सकते हैं, ट्रेड करके भी और इन्वेस्ट करके भी, क्योंकि काफी ज्यादा हमने करेक्शन देख लिया है। 3 बज गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं खास सेगमेंट मार्केट एट 3 लेकर। आनंद बताइए कौन सी खबरें हैं और उन खबरों के दम पर कहां एक्शन हो रहा है? जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में शेयर्स में भी काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हम फटाफट से बात कर लेते हैं कुछ खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सन फार्मा की, जहां पर कंपनी ने एक नई दवा लॉन्च की है और ये जो दवा है वो पेट से जुड़ी एक बीमारी होती है GERD करके, उसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने भी एक अपडेट दिया है और बताया कि मुंबई में 100 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंपनी अगले 2 साल में लगाएगी। हैवेल्स की तरफ से भी एक अपडेट आया है अभी और हैवेल्स ने बताया कि उन्होंने AC का नया जो है लाइनअप लॉन्च किया है। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी ने ई-कॉम एक्सप्रेस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और ये जो मंजूरी है यानी कि जो अधिग्रहण है वो 1400 करोड़ में कंपनी करेगी और इस गिरते हुए बाजार में भी शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें गोदरेज कंज्यूमर की, तो गोदरेज कंज्यूमर का गाइडेंस आया है जहां पर उन्होंने बताया कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास रहने की उम्मीद है और आय में भी करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते शेयर में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये थे वो सारे अपडेट्स, खबरें जिनमें आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद ये सारे अपडेट्स देने के लिए। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं, किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आपके भी स्टॉक्स जानेंगे, लेकिन आज का जो सत्र रहा है वो टाटा ग्रुप के लिए बेहद खराब रहा है। वैसे तो देखा जाए तो बड़े मतलब पेरेंटेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बिजनेसेस उनके पास हैं काफी सॉलिड हैं, लेकिन आज क्या टाटा मोटर, क्या टाटा स्टील, क्या TCS, क्या ट्रेंट, टाइटन, सारे के सारे शेयर ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉल के शिकार हो गए। आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज टाटा ग्रुप से साफ हो गया है। एक जरा व्यू लेते हैं टाइटन को लेकर, क्योंकि कंजम्पशन की बातचीत हो रही है। शायद टाइटन एक प्ले हो सकता है अगर यहां से थोड़ी चीजें सुधरती हैं तो। अब किरण जी, आप जरा टाइटन पर व्यू दीजिए। 3000 रुपए के आसपास के भाव है, उसके नीचे गया था लेकिन रिकवर करके उसके आसपास आया है। टाइटन यहां से और गिरने की कितनी आशंका आपको लग रही है और करना क्या है सर इसमें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर टाइटन की हम बात करें तो टाइटन में 3100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद देयर आर चांसेस कि हम इसमें और भी गिरावट देख सकते हैं, लेकिन नीचे में कहीं ना कहीं 2900 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। 2900 से 2860 ये 40 रुपए का जो रेंज है, हमने देखा था कि करीबन 2023 में स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक फ्रेश रैली स्टार्ट हुई थी।
तो मेरे हिसाब से 3000 के नीचे स्टॉक में 2900 तक जाने की गुंजाइश है, लेकिन ये पर्टिकुलरली 3000 से 2900 के बीच में डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए टाइटन के ऊपर, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर करेक्शंस आया है, गोल्ड जो एकदम से स्पाइक होके चल रहा था 85,000 के ऊपर 90,000 के आसपास, अब वहां से जो करेक्शंस आया उसके चलते हुए और जैसे ही अब हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एंट्री लेंगे तो जिस तरह से फेस्टिवल और वो सब आएगा तो एक फंडामेंटल इवेंट भी है कि गोल्ड में बाइंग हो, तो टाइटन में वहां से एक हेल्प हो सकती है। दूसरा, अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो वहां से तो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ हमने देखा है कि कोई भी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देयर आर चांसेस के इस अप्रैल महीने या मई महीने के बाद वहां से हम एक जो सपोर्ट है वो देख सकते हैं। सो 3000 से 2900 के बीच में हमारे हिसाब से डेफिनेटली टाइटन को एक्यूमुलेट करना चाहिए, वैल्यू बाइंग है एज फार एज टेक्निकल एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 2860 का मेंटेन करना है। अगर 2860 ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले 3 से 4 महीने में वापस आप ऊपर में 33-3400 तक के लेवल्स देख सकते हो। तो डेफिनेटली 3000 से 2900 के बीच में टाइटन का एक्यूमुलेशन क्या था, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, टाइटन्स पे एकोमोलेशन की कॉल आई है। मार्केट्स में हल्की हल्की रिकवरी तो देखो आई है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार आज 22,000 को बहुत इंटरेस्टिंग नोट से बचा के जाना चाहता है। वो ये नहीं कहना चाहता कि मैं 22,000 पे ही बंद कर रहा हूँ, वो ये कहना चाहता है कि मैं 22,000 से ऊपर बंद कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, करीब 200-250 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी पर भी है। बैंकिंग के अंदर आज रिकवरी नहीं आएगी, बैंक के अंदर रिकवरी आएगी परसों जब पॉलिसी का खबर आएगी। उससे पहले तक सिर्फ एकोमोलेशन होता रहेगा हल्का फुल्का, या फिर हो सकता है वो भी ना हो। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर्स में आज आप देखो मेटल, ऑटो एंड आईटी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी, वो टूटे थे, इसलिए निफ्टी का फॉल ज़्यादा हुआ। परसेंटेज में भी निफ्टी की रिकवरी आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, बट थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना। एक कॉल आप दिखा पाओगे 22,000 वाली कॉल 17 अप्रैल की। मैंने थोड़ी देर पहले नीलेश भाई से यही कॉल स्टार्टिंग में ही पता किया था, अनफॉर्चुनेटली वो कॉल नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन नीलेश भाई आपने देख ही लिया होगा, वो 420-22 वाली कॉल थी, अभी वो 520 हो गई है, 100 रुपये चली। बट मैं आपके डिसीजन के साथ जाना चाहूँगा, मेरे को 100 रुपये कमाने ही नहीं ऐसे, क्योंकि वो 100 रुपये बड़े रिस्की हैं। 100 रुपये कमाने के चक्कर में 400 पॉइंट का रिस्क हो सकता था। तो मैं आपके डिसीजन के साथ जाऊँगा कि भी ऑप्शन से मत जाओ, बीटा बहुत हाई है, विक्स हाई हुआ पड़ा है, अभी थोड़ा लेना भी है तो फ्यूचर लो। और आपने बात बोली थी मेरे को 21,700 का स्टॉप लगा के फ्यूचर ले लो, तो फ्यूचर में भी रिकवरी आई है और पैसे उतने ही बनेंगे, चाहे ऑप्शंस में डालो चाहे फ्यूचर्स में डालो, पैसे उतने ही बनते। तो मैं आपका इसके लिए वेलकम करूंगा कि आपने हमको अच्छे से गाइड किया उस समय। अब मैं एक दो शेयर्स पे और आता हूँ। नीलेश भाई, अगर आप मेरे को 4-5 शेयर में आपके सामने रखूँ और आप थोड़ा समय ले भले इसको देखने का, मैं बड़े शेयर के साथ जाऊँगा जो कि मार्केट की हेल्प करेंगे। HDFC के साथ जाऊँ, HUL के साथ जाऊँ, L&T के साथ जाऊँ, रिलायंस के साथ जाऊं, या फिर TCS या इन्फोसिस में से कोई एक। देखिए डिप्टी जी, सबसे पहले तो जिन स्टॉक का आपने जिक्र किया सब हैवीवेट्स हैं, और इन सब में से अगर मुझे कुछ पिक करना है तो सबसे पहली प्रिफर्ड बेट सेफ्टी वाइज कंजम्पशन स्पेस में से HUL होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से स्टॉक ने काफी शार्प रिबाउंड दिखाया है और पॉजिटिव टेरिटरी में काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले तो FMCG बास्केट एज अ होल, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि वो हमें पसंद आ रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और HUL इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो 2300 से 2350 तक का मूव हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकता है, और 2170 के स्टॉप लॉस से HUL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। नाउ कमिंग टू रिलायंस, देखिए यहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख चुके थे। आज एक फॉलोअप मूव मार्केट की गिरावट के चलते यहाँ पे देखने को मिला था। काउंटर में इस प्रकार की शार्प डिक्लाइन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो रिलायंस में भी एक पुल बैक ट्रेड लिया जा सकता है, 1180 से 1190 तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। 1140 का हालांकि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए बैंकिंग स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव है। जिस हिसाब से अहेड ऑफ RBI पॉलिसी हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग हमें बैंकिंग स्पेस में बनती हुई नजर आए, तो HDFC बैंक के साथ साथ SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पर भी नजर रख के चलने की सलाह होगी। तो थर्ड नंबर पे मैं कहूंगा कि बैंकिंग स्पेस पर आप बैंकिंग स्पेस को आप रडार पे रख के चलें। ठीक है, कुछ चीज़ें और यहाँ पे हम समझते हुए चलते हैं, और ये चीज़ बड़ी ध्यान से गौर से देखिएगा कि आज हमको क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है। मैं आई रिपीट माई सेल्फ, 49,500 के ऊपर की बैंक निफ्टी और 22,000 के ऊपर की निफ्टी
अगर इन दोनों के ऊपर आज हम क्लोज करते हैं तो जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बात बोली कि मेरे को लगता है कि 60% ऑफ द टैरिफ प्रॉब्लम हमने एक ही दिन में डिस्काउंट की है। एक्चुअली में मैं आप बताऊं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको 2 वजह ऑलरेडी गिनवा, मैं कोई भी चीज़ ऐसे हवाई बात नहीं बोलूँगा आपके साथ। किरण जी, नीलेश भाई और श्रीकांत, आप भी जरा सुनेगा, अगर गलत हो तो मेरे को करेक्ट भी कर दीजिएगा। हाँ, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप मेरे से कहीं जरा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला, इंडिया विक्स 60% ऐसे नहीं बढ़ा, इसका मतलब मार्केट में फियर था, लेकिन मार्केट का फियर भी अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि 20% या 30% बढ़ा है, ये विक्स 60% बढ़ा है, ये अपने चरम पे लेके जा रहा है आपको, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा ये आपको काफ़ी हद तक मतलब लेके गया वहाँ तक। अब मेरे को लगता है इसके बाद का विक्स बढ़ना रुकेगा, ये पहला पॉइंट है। इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अपने बेस को यहीं बनाना शुरू करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप 22,000 की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो 21,800 से लेके 22,000 की इंपॉर्टेंस पिछली बार भी हमारे काम आई थी और यहाँ से स्मार्ट रिकवरी आई थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ग्लोबल पैरामीटर्स में बहुत छोटे हैं। एक्चुअली में लड़ाई चाइना और यूएस की है या कुछ और देशों की हो सकती है। हमारा तो कौन सी कहावत होती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ वैसा वाला हिसाब किताब है। हमारा तो बिजनेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बता भी रही हैं कि अगर टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है ना, तब भी वो 0.05% में होगा। यानी कि कल अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उठ के ये कह दें कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 6.4 होगा, तो मेरे को नहीं लगता आपके और हम में कोई बहुत बड़ा फर्क आने जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है। 3 इनफैक्ट ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो मेरे को लगता है। एक और पॉइंट जो छुपा हुआ है बट वो काम आएगा, वो है क्रूड का गिरना। हमारे को बहुत हद तक क्रूड का बेनिफिट भी आएगा, जो कि हेज होके आएगा। तो इसमें से मैंने क्रीम चीज़ें आपको मोटा मोटी ऊपर से बताई हैं। ये 4 पॉइंट्स ऐसे इंडिकेशन मेरे को लगते हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दम आएगा। और आप देखो, यही पॉइंट मैं आपके साथ नोटिस करा था, अभी सिर्फ 750 पॉइंट, इनफैक्ट 720 पॉइंट की गिरावट बाकी रह गई है। 22,200 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट, इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे बात बोली थी कि 60%। एक और चीज़, मैं एक मराठी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, बाजार को बहुत घाई है हर चीज़ करने की, बहुत जल्दी है। ना जाने क्यों इतनी जल्दी है मार्केट को, मेरे को ये समझ में नहीं आता। गिरावट की भी जल्दी है तो रिकवरी की भी जल्दी है। हमने जिस 5 महीने में जो गिरावट देखी थी उसका 50% रिट्रेसमेंट सिर्फ हमने 15 दिनों में देख लिया। इतनी जल्दी अब फिर से गिर रहे हैं, तो फिर इतनी जल्दी गिर रहे हैं कि 2-2 हज़ार पॉइंट एक दिन में साफ कर रहे हैं। ये मार्केट के अंदर हल्के रोल ओवर्स, हल्की पोजीशंस का इंडिकेशन है। श्रीकांत तो बहुत अच्छे से जानते हैं, रोल ओवर के डाटा को अच्छे से समझते भी हैं। श्रीकांत भाई, इस बार बैंक निफ्टी का रोल ओवर आपने देखा, उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट था कितना लाइट था। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करीब 1 से 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और इस बार सिर्फ 75-80 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट ही रह गए थे। यानी कि 30% तो पोजीशन वैसे ही लाइट थी। और जब मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते में सिर्फ 700 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। और थोड़ी देर पहले मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को भी बता रहा था कि एक शार्प फॉल के लिए और राइस के लिए आप तैयार हो जाओ, और टिकट टीम को भी बोलो कि थोड़ा रिकवरी चलाएगा नीचे से। और वो रिकवरी आई, और ना केवल हम बता रहे हैं, अब आप देखो कि दूसरे चैनल्स में भी उठा के वो सब लोग इसी रिकवरी की पाठशाला पे आ गए हैं। वो मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेडिक्शन बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है, एक्सपर्ट्स हैं, सब पढ़ें, लेकिन बाजार को थोड़ा सा सेंस कर लो आप ना। हम बेवजह पिटे हैं आज, मैं आपको सच्ची बताऊं। इतनी बड़ी गिरावट हमारे हिस्से की नहीं है, ये हमारा काम नहीं है बॉस। श्रीकांत भाई, अगर मैंने कोई भी गलत पॉइंट बोला, आप मेरे को करेक्ट करो इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल डीपी जी, जो आपने जितने भी अभी फैक्ट्स सामने रखे, मैं कहूंगा कि यस, एकदम डॉट टू द पॉइंट्स थे। और आज इनफैक्ट जो फॉल के बाद हमें यही लग रहा था कि जहां पे अपना ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है, अब द टोटल एक्सपोर्ट ओनली 18% यूएस का है और जीडीपी का 2% है, वहां पे हमें भी यही लग रहा था कि ये जो पैनिक हो रहा है वो इतना पैनिक क्यों हो रहा है। लेकिन जो पैनिक होने का रीजन जो मैं शायद सोच रहा था और जो समझ रहा था वो यही था कि अनसर्टेनिटी बहुत थी, कि अभी भी अनसर्टेनिटी यही है कि वापस ओवरनाइट क्या स्टेटमेंट आएंगे, क्या अनाउंसमेंट्स आएंगे और उसके वजह से क्या हो सकता है, कितने रिटेलिएटरी मेजर्स बाकी कंट्रीज ले सकते हैं, तो वो पता नहीं है। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज था। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में ही अपॉर्चुनिटीज बनती है, और जिसका लंबी अवधि का नजरिया है, या तो एटलीस्ट कम से कम मैं कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू होगा, 6 से 12 महीने का व्यू होगा, उसे बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, तभी जाके रिटर्न्स बनेंगे। क्योंकि
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जैसे आपने कहा ऑयल की जो प्राइसेस नीचे आई है वो अपने लिए सबसे एक बड़ा पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो यूएस मार्केट में जो सेल ऑफ आया है वो इतना डीप सेल ऑफ है कि जिसकी वजह से एफआईएस को अभी सोचना पड़ेगा कि उनको जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो कहाँ पे करने हैं। तो रिलेटिवली बेटर मार्केट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी हमने अच्छी रिकवरी देखी और अभी ऐसे लगता है कि अगर फ्लोज थोड़े से स्टेबल होते हैं तो हम काफी अच्छा रिकवर कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा 1-2 मिनट में, वो ये है कि NSE 500 के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो इस बार के फॉल में यानी कि मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, 21,950 को ब्रेक किया है विथ सर्टेन स्पेसिफिक न्यूज फ्लो जो काफी निगेटिव था। इनफैक्ट मैं कहूंगा तभी भी अगर आप देखेंगे तो NSE 500 के ओनली 1/3 स्टॉक्स आज नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। नेगेटिव आई मीन टू से प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट का एक काफी साइजेबल पोर्शन 65% पोर्शन अभी भी एज कंपेयर टू प्रीवियस लो हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है यही एक रीजन रहेगा आगे जाके भी कि जो मार्केट को ऊपर ला सकता है। तो करंट लेवल से यस, अगर आप ट्रेडर हो तो बिल्कुल आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बट अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च कीजिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको श्रीकांत जी भी ऑलरेडी नोटिस करा रहे हैं। देखिए मैं फिर से आपसे बोलूँगा, आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि और ज़्यादा गिरावट नहीं आए। बाजार को हील करना अपने आप को बहुत अच्छे से आता है, ठीक से अच्छे से आता है। और आज का रिएक्शन ओवर रिएक्शन जैसा लग रहा था, साफ साफ कोई भी आदमी देख के बता देगा, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। खैर एनी हाउ, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, ये मैं ऐसा मानता भी हूँ। और धीरे धीरे करके मार्केट्स अपने आप को रिकवर करने की स्टेज पर आएगा। एक डर हमारे मन से निकल जाएगा, वो टैरिफ का डर है, वो हमारे मन से निकल जाएगा। 3 मेहमान हैं, नीलेश जैन से भी मैं एक टेक ले लेता हूँ। नीलेश भाई, कोई BTST STBT है क्या आपके पास? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए यहाँ पे एक स्टॉक रडार पे आया है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि पॉजिटिव क्लोज तो आज देखना मुश्किल हो रहा है और चुनिंदा स्टॉक्स में क्लोजिंग अच्छी हो रही है। सबसे पहले तो IT स्पेस इसका जिक्र करूंगा क्योंकि लगातार यहाँ पे एक तरफा गिरावट हमने देखी है। इस गिरावट के बाद हैमर कैंडल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा। इस पुल बैक ट्रेड के चलते एक फॉलोअप हमें HCL टेक में देखने को मिल सकता है। 1400 से 1420 तक की जोन में काउंटर जा सकता है। 1350 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा, लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक काफी अच्छी रिवर्सल कैंडल कॉपी बुक स्टाइल हैमर कैंडल यहाँ पे बना है। 3570 से 3600 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 3485 का स्टॉप लॉस लगा के हीरो मोटोकॉर्प को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह होगी क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। हम सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आज की जो एक ओवर सेलिंग और एक पैनिक सेलिंग मैं कहूंगा वो आज के लिए कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आएगी और यहाँ पे एक रिलीफ रैली जिसे हम कहते हैं वो हमें कल से परसों तक देखने को मिल सकती है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही हो सर, जो आप बोल रहे हो और आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। और मैं फिर से बोलूँगा, इस सब के पीछे ना लॉजिक लगाइए, यूफोरिया में ना बहिए। इसलिए मैंने आपसे सुबह भी बात कही थी, हमने स्टार्टिंग नोट पे एक बार दिखाई जरा मानसी दवे को भी विंडो में और अभिषेक को भी विंडो में। हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत ये नहीं कही थी कि आपको 4 विंडो दिखाते हैं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत ये कहते हुए बोली थी कि आज 18 और स्वदेश को जरूर देखते रहिएगा दिन भर। पहली लाइन ही हमारी यही थी और हमने कभी भी आपको आज पैनिक में नहीं रखा। हमने जब भी, मैंने तो कम से कम जब भी बात आपके सामने बोली, सिर्फ यही कहा कि आज धैर्य रखो। बाजार के अंदर ये फेजेस आते हैं, हमने कई फेजेस देखे हुए हैं, हमारा तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब तो ये फेज भी निकलेगा और मार्केट इसको 100% निकालेगा। आज का रिएक्शन ओवर रिएक्शन था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी आपके सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त की अहम खबर जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़त करी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बढ़ी हुई नई दरें जो हैं वो कल से लागू होगी। इस खबर के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC, BPCL, HPCL पर फोकस होना चाहिए।
रॉयटर्स एजेंसी के हवाले से ये खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और ये नई दरें जो हैं वो कल से लागू होती दिखेंगी। चलिए, कच्चे तेल की चाल के साथ साथ एक और खबर जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनर्स पर और ज्यादा फोकस डालेगी। नीलेश है शायद हमारे साथ। नीलेश, ठीक है। श्रीकांत जी, एक राय, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो एक के बाद एक खबरों का सिलसिला है और उसमें नॉन एग्री कमोडिटी में एनर्जी पैक भी शामिल है। ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनर्स पर हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं, लेकिन ये ताजा खबर के चलते आप क्या कुछ राय देंगे ऑयल मार्केटिंग, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स पर? तो देखिए, यहाँ पे अगर एक्साइज ड्यूटी अगर बढ़ा दी है तो एक बात तो काफी क्लियर है कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये पर्टिकुलर बास्केट के उनमें थोड़ी हमें और अपसाइड जो है वो कम होते हुए नजर आएगी और इन लेवल्स पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ये सेक्टर देखा जाए तो काफी गवर्नमेंट के न्यूज फ्लो के अंडर होता है, इसीलिए इसे वैसे ट्रेडिंग बेसिस पे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर से अगर किसी पर्टिकुलर 1 या 2 स्टॉक को अगर मुझे चुनना हो तो मैं इन लेवल्स पे कहूंगा कि एचपीसीएल, बीपीसीएल ये स्टॉक्स को अवॉइड करें। ओएनजीसी को भी इस बार अवॉइड करें क्योंकि वो भी क्रूड से काफी इंपैक्टेड है। बट मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है गैस अथॉरिटी गेल, जो करंटली चल रहा है 168, 169 के करीब। इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो भी पेंडिंग है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक में आप नजर रखें। ये स्टॉक वापस से एक बार 190 से लेकर 200 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में से किसी एक को चुनना है तो गेल को आप करंट लेवल से खरीद के चल सकते हो। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल पर फोकस होना चाहिए। श्रीकांत जी के रेडार पर ये स्टॉक है और इनफैक्ट एक्साइज ड्यूटी से जुड़ी एक खबर और सरकार का इंटरवेंशन इस सेक्टर पर काफी हद तक होता है और इसी के चलते जो डेवलपमेंट्स लगातार आ रहे हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल एंड गैस सेक्टर की पर्टिकुलर अगर बात करें, इसी खबर के चलते सरकार ने डीजल पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की का ऐलान जो किया है, इसके चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनफैक्ट आपको याद भी होगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और उनको लेकर जो ताजा डेवलपमेंट्स या नए डेवलपमेंट सरकार एंटिसिपेट करके चल रही है। बजट से ठीक पहले हमने ईटी नाउ स्वदेश ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में भी, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने भी इस सेगमेंट के डेवलपमेंट को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें चलाई थी और उसके ठीक बाद इन स्टॉक्स में हमने एक मूवमेंट भी देखा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमजीएल, आईजीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जिस पर एक नजर होनी चाहिए। गिरते बाजार में हम देख जरूर रहे हैं कि इन तमाम स्टॉक्स में भी कमजोरी है अक्रॉस, हम देख रहे हैं सेक्टर्स हो, चाहे बेंचमार्क इंडेक्सेस हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, सेक्टर्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन, बाजार का ही सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है तो उसका इंपैक्ट इस वक्त जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कुछ तमाम डेवलपमेंट से कुछ तमाम खबरें हैं जो कि लगातार आ रही है और हमारा ये फर्ज बनता है कि जितनी खबरें आ रही है वो आप तक पहुंचाएं और इसके इंपैक्ट कहां कहां पर पड़ते दिख सकते हैं वो भी आपको बताएं। श्रीकांत जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और उसके सामने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, कंपैरिजन कर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गेल पर आपने एक राय जरूर दी, एक राय ऑयल रिफाइनर्स पर भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। और इस बीच आई थिंक हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश है हमारे साथ। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। ताजा खबर इस वक्त, सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़त की है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? यस, देखिए अपडेट ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर सरकार वसूलती है, उसमें प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 30 रुपीज कर दिया गया है और जो डीजल की एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। इससे क्या होगा कि अगर इसको सीधे तौर पर अगर पास ऑन किया जाता है तो अगर कंपनियां इसको पास ऑन करती हैं तो कंज्यूमर को इससे नुकसान हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन हमें सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को भी राहत दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक वैकल्पिक इसमें उपाय ये है कि जो भी बढ़ोतरी हुई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसका वहन करेंगी और कंज्यूमर के ऊपर कोई इसका बोझ नहीं डाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और इसके काफी दबाव है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर कि वो इसका फायदा कंज्यूमर्स को दें।
लेकिन पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई कटौती नहीं की गई है। जबकि फैक्ट ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर काफी फायदा हो रहा है। उनके कोई अंडर रिकवरी नहीं बल्कि ओवर रिकवरी हो रही है। इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने खजाने में कुछ बढ़ोतरी की है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या कंज्यूमर्स को भी राहत दिया जाएगा जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और अभी देखने वाली बात है कि हालांकि हमें सोर्स बता रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो कीमतों में गिरावट हुई है उसका कुछ फायदा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के तौर पर लिया है और कुछ फायदा कंज्यूमर को भी दिया जाएगा। अब इसकी घोषणा कब होती है ये देखने वाली बात होगी। तो प्रकाश, ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ी फिर सरकार को? वो तो सीधा एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाते, आप वैसे पेट्रोल डीजल कम कर देते और आपका तो ट्रेड बेनिफिट हो जाता। ये सब एक्सरसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट पहले अपनी पॉकेट में भी डाल रही, बाद में कंज्यूमर्स को भी देगी, वो तो डीरेगुलेटेड है। कल तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 50-50 पैसा बढ़ा के वापस 2 रुपए बढ़ा देंगी, मान लो, फिर तो गवर्नमेंट की पॉकेट में ही रहा, सरकार लोगों के पॉकेट में तो कुछ नहीं आया। देखिए, डीरेगुलेटेड कमोडिटी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके कोविड के टाइम से इनफैक्ट जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का एक अनसीन कंट्रोल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आप डायनेमिक प्राइसिंग के हिसाब से चलते हैं, डेली बेसिस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखिए इसकी समीक्षा नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस पर अनसीन कंट्रोल गवर्नमेंट का है। और दूसरी तरफ ये कि अगर कीमतों की समीक्षा अगर कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $65 से नीचे है, 60 के करीब है, वैसे में जाहिर तौर पे इसका फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए। लेकिन इसका फायदा कंज्यूमर को क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो हमें सोर्स बता रहे हैं, वो ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एलपीजी की बिक्री पर करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए का नुकसान है। सरकार कंपनी से ये कह रही है कि आप जो प्रॉफिट पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कमा रहे हैं उससे आप उस घाटे की भरपाई करिए। तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है किसी भी रूप में। अब सवाल ये उठता है कि क्यों सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी कीमतों में भी कटौती करेंगी। तो इसमें भी कंज्यूमर का ही लॉस है। वो इस तरीके से कि जितना बेनिफिट कंज्यूमर्स को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के रूप में मिलना चाहिए था, वो अब नहीं मिलेगा। उसका कुछ हिस्सा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के रूप में ले लिया है और कुछ ही हिस्सा, अगर कटौती होती है तो कुछ ही हिस्सा कंज्यूमर को पास ऑन किया जाएगा। जी प्रकाश की सरकार ने पहले अपने बारे में सोचा और कंज्यूमर्स के बारे में सोचा, आप बाद में सोचा। और दूसरा पॉइंट, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना कि हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम घटें, ये तो घटा ही नहीं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो कल से ही लागू हो रही है। तो जितना पेट्रोल और डीजल की ट्रांजैक्शंस होंगी वो तो कल से ही 2 रुपए कैलकुलेशंस पे डीजल पे भी आएगी और उसका स्पाइरल इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा। और बड़ी हैरानी की बात है कि आरबीआई की बैठक चल रही है और इसके बीच में सारी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाएगा, लेकिन खबर ये आई कि 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंट पॉइंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी तो समझ से बाहर है बॉस, हम नहीं समझ पाएंगे। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बाजार बंद होने को है और इस बीच आज की मार्केट्स की रिकवरी ठीक है। 2 पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। पहला, 22,241 पॉइंट पे निफ्टी बंद हो रहा है। इसका मतलब 22,000 तोड़ने के लिए भी अब 200-250 पॉइंट आपको नीचे लाना पड़ेगा। दूसरा, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर बंद हो रहा है। 49,050 को 500 को बचाए रखने के लिए 500 पॉइंट और नीचे लाना पड़ेगा। तो अब 500 पॉइंट और 250 पॉइंट का क्वेश्चन है। अगर कल सब कुछ चंगा सी टाइप रहता है तो ये 500 पॉइंट और 250 पॉइंट जो ऊपर आए हैं अपने सपोर्ट लेवल से, ये और पुल बैक का काम करेंगे। और हमें खुशी इस चीज की है कि जैसे पुल बैक आया, थोड़ी देर पहले हमने आपको इंटीमेट भी किया था कि थोड़ा ध्यान रखना, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आने के चांसेस है मार्केट के अंदर आए। बट मेरे को बड़ी हैरानी हुई आज के सरकार के इस फैसले से। मेरे को अभी तक उसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है कि सरकार 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाना चाहती है और बाद में कंज्यूमर्स को देगी भी कि नहीं देगी। मान लो 2 रुपए ही दे दिया तो 2 रुपए कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट हुआ? 2 तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, 2 रुपए ही घटे थे दाम, वो तो मैच हो गया, फुटस हो गया, बोलते ना ऐसे हम, फुटस हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो फिर क्या बेनिफिट है? बट एनी हाउ, जो सरकार की कैलकुलेशन है, सरकार के नुमाइंदे समझे। 1822 शेयर ऐसे हैं जो आज डिक्लाइंस के साथ बंद हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका किरण जानी, श्रीकांत चौहान और मिस्टर जैन, आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को, अभिषेक को और मानसी को इजाजत दे सकते हैं इस कार्यक्रम से। अगला कार्यक्रम एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।